तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर। और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे हम उन सभी को करेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या डिस्कशन करना है, यानी किन किन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 2023 और 2024 यानी 23 और 24 यारे 23 एंड 24 वाले जो सिलेबस है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। इसके बाद हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है दोस्तों। इसके बाद हमें डिस्कस करना है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद है लेंस लॉ। लेंस लॉ के बारे में हमें डिस्कस करना है। उसके बाद हमें पढ़ना है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है, और मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड एक रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए आता है, रेक्टेंगुलर कॉइल। और दूसरा जो होता है मेरे दोस्तों वो सर्कुलर कॉइल, यानी सर्कुलर कॉइल की वजह से ईएमएफ क्या होगा इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन जिसमें कि सेल्फ इंडक्टेंस आता है, सेल्फ इंडक्टेंस। और ये सेल्फ इंडक्टेंस हमें किसका पढ़ना है, सोलेनॉइड का, कि सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। इसके बाद दोस्तों हमें डिस्कस करना है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, और इसमें हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है, इंडक्टेंस के। और इसमें भी आ जाएगा हमारा सोलेनॉइड, और सेल्फ इंडक्टेंस में आता है हमारा इंडक्टर। तो बस दोस्तों हमें इसमें बस इतने ही चीजों के बारे में डिस्कस करना है। और दोस्तों यहाँ पे एक इसी में आता है टॉपिक जिसको हम कहते हैं ईडी करंट, उसको हम कहते हैं ईडी करंट। और ये वाला जो ईडी करंट और ईडी करंट से रिलेटेड जो फिनोमेना है, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, उन सब के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है इसमें। इसके साथ साथ एनर्जी कंजर्वेशन भी हमें नहीं पढ़ना है। एनर्जी जो कंजर्वेशन होता है या कंजर्व जो एनर्जी होती है, इसके बारे में भी हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। यही दो टॉपिक्स जो है हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। बाकी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉज, लेंस लॉ, मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस। और मोशनल ईएमएफ में हमें डिस्कस करना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में। राइट हैंड रूल, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो दोस्तों अब हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आखिर होता क्या है। तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रो और दूसरा होता है हमारा मैग्नेटिक। और ये तीसरा एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं इंडक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, और मैग्नेटिक का मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड। और ये इंडक्शन का मतलब होता है ये इंड्यूस से मिल के बना होता है, यानी इंड्यूस से यहाँ पे इंडक्शन बना होता है। तो इसको बेसिकली हम कहेंगे कि द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट कब जनरेट होता है दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स का अगर फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा। तो द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इन एनी क्लोज्ड सर्किट या कॉइल हम कह सकते हैं, इन एनी क्लोज्ड सर्किट और कॉइल by changing electric field lines through that coil। यानी अगर हम क्या करें कि सपोज कीजिए कि हमारे पास अगर कोई कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, तो इस सर्कुलर कॉइल में से इसको हम कह देते हैं सर्कुलर कॉइल। और सर्कुलर कॉइल दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि किस चीज से मिलके बना होता है। ये मिलके बना होता है कॉपर वायर्स, यानी कॉपर वायर जो होते हैं वो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होते हैं। तो इसके थ्रू जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, जैसे कि अगर हम इसको ऐसे बनाएं,
इस टाइप का अगर हम कॉपर वायर बनाएं, सर्कुलर कॉइल बनाएं, तो इसके थ्रू ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं और ये हमेशा क्या हो, चेंज हो, इनका नंबर जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बार बार चेंज हो। इसका मतलब पहले 4 अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं तो फिर कुछ देर के बाद इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर होंगी 6 हो जाएंगी, फिर कुछ देर के बाद इनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो 8 हो जाएंगी। या ये भी हम कह सकते हैं कि पहले 8 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, फिर 6 हो गई, फिर 4 हो गई। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इसको हमेशा जब इसको पास कर रही है, इसके थ्रू जा रही हैं, तो हमेशा इनका जो नंबर होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, यानी अलग अलग होना चाहिए इनका नंबर। तभी हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज हो रही है। अगर मान लीजिए कि पहले भी 4 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और बाद में भी 4 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, तो उस केस में इसमें कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि द फिनोमेना जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट एनी क्लोज्ड सर्किट, किसी भी क्लोज सर्किट के थ्रू अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन कैसे होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हम चेंज करेंगे तो इसके थ्रू, इस वायर के थ्रू एक करंट का जनरेशन होगा, और इस करंट का जो जनरेशन होगा उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक दोस्तों, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ का डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, क्योंकि जो हमारा फैराडे लॉ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स से ही रिलेटेड है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ magnetic field lines passing normally through the surface of any coil is known as magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स हम किसको कहेंगे दोस्तों, अगर किसी, सपोज कीजिए कि ये कोई कॉइल है, ये कोई कॉइल है, तो इस कॉइल के थ्रू या इस सर्कुलर जो हमारा ये वायर को बेंड किया गया है उसको हम कह सकते हैं, तो इस कॉइल के थ्रू जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है नॉर्मली का मतलब कोई भी अगर हम यहाँ पे सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं तो इस सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे अगर कोई लाइन पास कर रही है तो हम कहते हैं कि इस सरफेस से नॉर्मली ये पास कर रही है। यानी इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर कोई भी पास करेगी लाइन तो हम कहेंगे कि वो नॉर्मली पास कर रही है। तो दोस्तों, अगर कोई भी हमारे पास मैग्नेटिक, जैसे कि इसको सपोज करिए कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है अगर इस एरिया से, इस सरफेस एरिया से अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पास करें तो जितनी भी ये नॉर्मली पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसी का नंबर बताता है मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी जितने भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे इस एरिया से उसको हम कहेंगे कि वही है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आइए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है। जो हमारा फ्लक्स है जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं φb से, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाई, मैग्नेटिक flux is denoted by phi b। ठीक दोस्तों, ये phi b से डिनोट किया जाता है। हाँ तो दोस्तों, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मिटा लिया जाए क्योंकि हमने तो डेफिनेशन इसका क्लियर कर दिया है, तो इस डेफिनेशन को हम मिटाते हैं और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम डिनोट करते हैं φb से। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय φb, और φb का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस। यानी सरफेस के नॉर्मल अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं तो हम कहेंगे कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट कर रही हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, जिसके देखिए पहला हमें ये होना चाहिए कि जो हमारा φb है इसका ये जो सबसे पहले डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। यानी पहले हमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए
तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिनोट किया जाता है बी से। तो ये जो हमारा फाइव बी है, सबसे पहले ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए फाइव बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी। इसके बाद दूसरा ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जानी चाहिए वो हमेशा इस सरफेस के नॉर्मल जानी चाहिए, यानी ये एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। जैसे कि इसका एरिया A1 है, इसका एरिया सपोज कीजिए A2 है और इसका एरिया सपोज कीजिए A3 है। तो इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इस एरिया के थ्रू? 1 2 3 4 5। तो इसके थ्रू 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। इसके थ्रू 1 2 3 4 5 6 7 जा रही हैं इसके थ्रू। इसके थ्रू कितने जा रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके थ्रू 9 जा रही हैं। तो अगर यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है तो एरिया के चेंज होने की वजह से फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के भी, यानी एरिया को अगर हम बढ़ाएंगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगा और एरिया को घटाएंगे तो फ्लक्स भी घटेगा। दूसरी बात यह है कि दोस्तों अगर यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर ये थीटा एंगल पर पेनिट्रेट करते हुए इसको जाए, इस सरफेस को जाए, यानी इस सरफेस को जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कैसे जा रही हैं? थीटा एंगल पे जा रही है, ये इसके नॉर्मली नहीं जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा थीटा होगा इसका हम एक ऐसा कंपोनेंट लेंगे जो कि वो जो कंपोनेंट होना चाहिए वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि इसके ये नॉर्मल आए। तो दोस्तों यहाँ पे इसका हम जैसे कि एरिया वेक्टर अगर बनाएं तो इसका जैसे कि ये वाला हमारा सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के, यहाँ पे भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसके साथ इस एरिया वेक्टर के साथ ये बी कितने डिग्री का एंगल बना रही है? सपोज कीजिए कि थीटा एंगल क्रिएट कर रही है। तो इस बी जो है इस एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पे है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी कभी भी किसी अदर वेक्टर क्वांटिटी से थीटा एंगल पे हो तो उस केस में इस वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा वेक्टर बी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा दोस्तों वेक्टर बी साइन थीटा। तो जिस डायरेक्शन के साथ ये थीटा एंगल क्रिएट करता है ये वेक्टर बी, उस डायरेक्शन में हम एक वेक्टर बी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इधर वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा उसका ये हो जाएगा वेक्टर बी साइन थीटा। तो दोस्तों ये जो हमारा वेक्टर बी है, यानी ये जो हमारा फ्लक्स है फाई बी, ये हमें नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चाहिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हमें नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए, यानी परपेंडिकुलर इस एरिया के चाहिए, परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट करेगा, तब हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। अगर इसके सरफेस पे ऐसे सीधा चली जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके थ्रू पास कर रही है कि नहीं कर रही है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस कॉस थीटा के, न कि साइन थीटा के, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? कॉस थीटा के। और इन तीनों चीजों को जब हम मिलाएंगे, तीनों इक्वेशंस को जब हम मिलाएंगे दोस्तों यहाँ पे, तो फाइव बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा बी ए कॉस थीटा, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक हमें कांस्टेंट बी ए कॉस थीटा लेना पड़ता है। तो ये जो हमारा के होगा इसका वैल्यू 1 होगा। इसको प्रैक्टिकली जब मेजर किया जाता है तो के का वैल्यू 1 आता है। तो यहाँ पे जो हमारा फाइव बी का वैल्यू होगा यानी के इक्वल्स टू 1, सो यहाँ पे फाइव बी का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, यहाँ पे लिखेंगे बी ए कॉस थीटा, और यहाँ पर जो हमारा फाइव बी होगा इसको बी और ए कॉस थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि दो क्वांटिटी का जब हम दो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये होता है मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी और कॉस थीटा। तो कभी भी ऐसा दिखाई दे, यानी इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है ए बी कॉस थीटा, और इस टाइप का दिखाई दे तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, यानी ये फाइव बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हम यहाँ पे अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव बी होता है, जैसे कि हम जानते हैं ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी ए और बी के, जहाँ बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और ए है यहाँ पे एरिया वेक्टर, तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो फाइव बी जैसे कि हमने पहले इसमें डिस्कस कर लिया था हो जाएगा बी ए कॉस थीटा का। तो पहला केस ये होगा कि व्हेन, और यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये एंगल है। और ये जब क्या होगा, जैसे कि सपोज कीजिए कि इसको थोड़ा सा अगर हम मिटाएं और यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें, सपोज कीजिए ये हमारा एक एरिया है, तो यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास कर रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास कर रही हैं, तो इस
इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा ए, और इस ए के साथ ये थीटा एंगल क्रिएट करेंगे बी। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वेक्टर बी कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का आ जाएगा, और इसको हम कहेंगे वेक्टर बी साइन थीटा। ठीक, तो ये वेक्टर बी कॉस थीटा लिया जा रहा है। और यही अगर थीटा जो है ये अगर 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या, थीटा 0 डिग्री होगा तो ये जो हमारा बी होगा जो कि ऐसे गया है, ये जब थीटा 0 डिग्री होगा उस केस में जो हमारा बी है वो एकदम ये सीधा का एकदम स्ट्रेट जाएगा, यहाँ से ऐसे एकदम स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर बी का डायरेक्शन होगा। और इसी के जब हम नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री पे। तो वेक्टर बी और वेक्टर ए दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 0 होगा। तो जब हमारा थीटा यहाँ पे 0 होगा देन जो हमारा फाइव बी का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा बी इंटू ए और कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो बी ए आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम। और यही दूसरा इसका केस ये कहता है कि व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जैसे कि हमारा सपोज कीजिए कि एरिया ये है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे जा रही हैं इसके पैरेलल, तो इसके अगर पैरेलल जाएंगे यानी ये प्लेन है और प्लेन के एकदम पैरेलल जाएंगे, इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा, इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा ये यहाँ से ऊपर की तरफ होगा। तो ये इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा यानी इस वेक्टर बी और ए के बीच का जो एंगल थीटा होगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री। और जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो फाइव भी इक्वल्स टू हम जानते हैं कि होता है बी इंटू ए कॉस थीटा की जगह पे 90, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, इसलिए फाइव भी यानी कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस केस में जो हमारा फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अब थोड़ा सा हम फ्लक्स का जो यूनिट होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट ये फाई जो है ये बी इंटू ए पे डिपेंड करता है। तो बी का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला और ए का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका एसआई यूनिट जो है इसका ये हो सकता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसका जो यूनिट होता है एसआई यूनिट उसको हम कह सकते हैं कि वो वेबर के इक्वल होता है। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ 5b का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम कहते हैं मैक्सवेल, इज मैक्सवेल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो हमारा ये होता है उसको हम कहते हैं मैक्सवेल। दोस्तों यहाँ पे जो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इसको हम कह सकते हैं CGS यूनिट ऑफ 5b इज मैक्सवेल। और ये जो हमारा 1 वेबर है, 1 वेबर ये 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल की, 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल की। और यहीं पे अगर हम इसकी बात करें वेबर की, तो 1 वेबर जो होता है हमारा ये 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब इसका अगर हम डायमेंशन फाइंड करें, डायमेंशन ऑफ 5b, तो ये जो हमारा 5b है ये इक्वल होता है b इंटू ए, और b जो है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये होता है F इक्वल टू IVL। b का वैल्यू जो आएगा वो F अपॉन I इंटू एल आई। F का जो डायमेंशन होता है वो होता है ML/T और I इंटू एल का I का हम जानते हैं एम्पियर होता है और लेंथ का हम जानते हैं L। और एरिया का जो डायमेंशन होता है L स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या आएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा हमारा M। L से L तो कैंसिल होगा तो L स्क्वायर T पावर -2, तो हम नीचे लिख देते हैं ML स्क्वायर T पावर -2 T पावर 9। ये हो जाता है हमारा डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आइए थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस कर लें। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एरिया इसका एक सरफेस ड्रॉ करें और अगर सपोज कीजिए कि इसके पैरेलल ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब कैसा हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा बोर्ड जो है ये सरफेस है और इस सरफेस के ऐसे पैरेलल ऐसे जा रही है, तो क्या हम यहाँ पे
कह सकते हैं कि इस सरफेस को, जो हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, इसको भेदते हुए यानी इसको पेनिट्रेट करते हुए, छेदते हुए जा रही है। तो जब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस सरफेस को छेदते हुए नहीं जाएंगी, तब तक हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे छेदते हुए जाएं, और वो भी एकदम 90 डिग्री के एंगल पे, जैसे कि ये जो है यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 90 डिग्री के एंगल पे छेदते जाएं, तब जाके हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे काउंट किया जाएगा कि इतना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बना रहे हैं मैग्नेट, यहाँ पे सरफेस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे जाएंगी 90 डिग्री के एंगल पे इस सरफेस से, यानी इसका जो हमारा एरिया वेक्टर होगा, यहाँ पे अगर हम इसका एरिया वेक्टर बनाएं तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो ए होगा, ठीक। और इस एरिया वेक्टर के साथ ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ये दोनों के बीच, ये भी इसका डायरेक्शन ऊपर है, इसका भी डायरेक्शन ऊपर है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 0 डिग्री होना चाहिए। यानी ए और बी के बीच का एंगल अगर 0 होगा तो जो हमारा फ्लक्स का वैल्यू होगा वो आ जाएगा मैक्सिमम। यानी जो जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के को छेदते हुए, पेनिट्रेट करते हुए निकले, तब जाके हमारा फाई का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। और अगर इसके सरफेस के पैरेलल जाएगी तो उस केस में हमारे फाई का वैल्यू कुछ नहीं आएगा, यानी फाई हमारा हो जाएगा वहां पे 0। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा फाई बी है, बी यानी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो फाई बी है वो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के इक्वल होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इसको मैथमेटिकली कैसे कहेंगे, मैथमेटिकली जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी होगा ये इक्वल होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और दोस्तों हमेशा एरिया वेक्टर आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा इस सरफेस के, यानी ये जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया का हमेशा नॉर्मल होता है, यानी 90 डिग्री पे होता है। जैसे कि ये अगर हमारा बोर्ड है तो ये बोर्ड का पूरा एरिया हो जाएगा, और इस एरिया से हमेशा इधर 90 डिग्री पे बाहर की तरफ ही इसका एरिया वेक्टर होगा। जैसे कि ये अगर हमारा सरफेस है तो इस सरफेस से हमेशा बाहर की तरफ जो निकलने वाला होगा, जो लाइन्स होंगी, यानी बाहर की तरफ जो निकलने वाला ये जो हमारा वेक्टर है, इसी को हम कहते हैं एरिया वेक्टर। ठीक दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ के बारे में। तो दोस्तों फैराडेज लॉ के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमने पढ़ना पड़ेगा इन 2 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, और इसके साथ साथ और जो एक्स्ट्रा 2 जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं उन दोनों के बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। यानी टोटल हमें 4 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा, तब जाके हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फैराडे लॉ है वो समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। फैराडे ने ये बताया था कि जब हम क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी वायर के थ्रू करंट फ्लो हो रही होती है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जब करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो उसी तरह से इसका रिवर्स प्रोसेस, जो हमारा इसका रिवर्स प्रोसेस है, क्या इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें से करंट फ्लो करा रहे हैं तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, क्या हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें करंट का फ्लो करा सकते हैं कि नहीं? यानी अगर करंट का फ्लो कर रहा है तो इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, लेकिन क्या हम इस वायर के थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें, यानी इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर पास कराएं, तो क्या इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट, यानी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या इसमें करंट बदलेगी, या करंट का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, या कोई करंट इसमें प्रोड्यूस होगी कि नहीं? ठीक, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक वायर है, ठीक, ये वायर है, तो इस वायर में से हमने जब आई करंट फ्लो किया तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है वो कहता है करंट इसमें से फ्लो करेगी तो जिधर उंगलियां कर्ल करेंगी वही होगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी, उधर से बाहर आएंगी। तो करंट फ्लो होने से, इस वायर में करंट का फ्लो होने से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो क्या हम इसमें इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास कराएं तो क्या इसमें करंट जनरेट होगी कि नहीं? तो ये पॉसिबल करके दिखाया फैराडे ने। फैराडे और फेमस साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी ने, इन्हीं दोनों लोगों ने मिलके क्या किया कि बताया कि अगर हम किसी भी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे तो इसमें से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स को चेंज करने से इसमें मैग्नेटिक, यानी इसमें करंट का जो प्रोडक्शन होगा, करंट जो होगी इसके थ्रू, इस कॉइल में थ्रू पास करेंगे। यानी इसमें ऐसे करंट जाएगी, इधर से ऊपर, यानी इधर से नीचे आएगी, फिर इधर से ऊपर जाएगी। तो ये सेटअप तैयार किया फैराडे ने। क्या किया फैराडे ने? फैराडे ने ये किया, उनका जो फैराडे का जो ये स्टेटमेंट है, फैराडे का स्टेटमेंट ये है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके थ्रू हम चेंज कर रहे हैं, यानी द
मैग्नेटिक फील्ड इन फ्लक्स कह लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड LINKED linked with the coil whenever changes the EMF generates in the coil। यानी अगर हम कभी भी अगर हम चेंज कर रहे हैं इसके थ्रू, जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, तो इसके थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो उस केस में एक EMF जनरेट होगा। EMF का मतलब होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग वोल्टेज पढ़ रहे थे यानी पोटेंशियल पढ़ रहे थे, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है किसी भी बैटरी का मैक्सिमम पोटेंशियल, वही कहा जाता है EMF ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पे जो अगर हम इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का मतलब क्या, अगर हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास ला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास करेंगे। यानी सपोज कीजिए कि सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इसके थ्रू, उनकी जो संख्या है वो सपोज कर लीजिए कि 12 है। सबसे पहले 12 यानी 12 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास कर रही है जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास हम ला रहे हैं। अब फिर सपोज कीजिए कि जब हम इसको दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास होने वाली थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो अब हमारा फाइव का जो वैल्यू है सपोज कर लीजिए कि 8 हो गया। अब इसको आगे पीछे करने में कुछ टाइम लगेगा, तो वो टाइम हमने मान लिया कि डेल्टा टी है। तो ये बताया जाता है कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग करें तो वहां पे होता है चेंज, फ्लक्स में होता है चेंज। यानी पहले 12 था अब 8 हो गया, तो चेंज कितना हो गया, 4। तो जैसे जैसे हम इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इसमें एक EMF जनरेट होगा, यानी इसमें एक पोटेंशियल आ जाएगा। EMF का मतलब वहां पे एक पोटेंशियल आ जाएगा और ये EMF के आने की वजह से एक करंट का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अंदर जा रही है तो करंट का फ्लो ऐसे हो जाता है, यानी इस डायरेक्शन में हमारा इसमें करंट का फ्लो हो जाएगा, यानी EMF जनरेट होगा और इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी। EMF के जनरेट होने से इसमें इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी। तो पहला ये है कि जब हम मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे तो इसमें EMF जनरेट होगा और EMF की जनरेट होने की वजह से करंट जनरेट हो जाएगी। उसी तरह से दोस्तों अगर हम यहाँ पे मैग्नेट को रेस्ट में रखें और इस कॉइल को आगे पीछे करें, तो जब हम इसको दूर ले जाएंगे इस कॉइल को तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, पास लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो जाएंगी। तो इस केस में क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास होने वाली कभी ज्यादा होंगी कभी कम होंगी, ज्यादा कम, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पे चेंज होने लगेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, EMF जनरेट होगा, यानी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, यानी इस कॉइल के थ्रू पास होने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी अगर चेंज हो रही है तो उस केस में क्या प्रोड्यूस होगा दोस्तों, EMF प्रोड्यूस होगा और EMF जनरेट होगा, उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से इसमें करंट का प्रोडक्शन होगा, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये पहले 2 ऑब्जर्वेशन थे दोस्तों। इसके बाद तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे अब। हाँ तो दोस्तों अब हम फैराडेज जो एक्सपेरिमेंट है उसका हम थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसका थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये बताया था कि ओनली रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड जो हमारा मैग्नेट है ये, यानी ओनली रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट जो है वो इंड्यूस्ड EMF को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यानी केवल नॉट ओनली, यहाँ पे लिख देंगे नॉट ओनली बाई रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड। यानी ओनली हम मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन करा करके ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कॉइल में प्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं, बल्कि हम एक कॉइल में करंट को चेंज करके, है ना, एक कॉइल में, यानी इसमें अगर हम करंट को चेंज करें तो इसमें करंट के चेंज होने से इसमें करंट का वैल्यू भी चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए कि इसमें हम करंट का वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी सोलेनॉइड के लिए B इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट एन आई। इसका मतलब अगर हम करंट का वैल्यू अगर इस सोलेनॉइड में, ये एक सोलेनॉइड टाइप का स्ट्रक्चर है, इस सोलेनॉइड में अगर हम I का वैल्यू चेंज करेंगे, करंट का वैल्यू चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, क्योंकि B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। किसी भी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है करंट फ्लो, जो इस जो कॉइल है उसमें करंट फ्लो होती है उस पर ये भी डिपेंड करता है। तो इसमें I का वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, चेंज होगी।
और ये जो चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वही चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी इंटर हो जाएगी अगर हम इसको इसके पास में थोड़ा सा रखें तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से वही मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी इंटर कर रही है, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से हम जानते हैं कि इसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और वो ईएमएफ की वजह से इसमें एक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसमें अगर ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो इस ईएमएफ के जनरेट होने से इस सर्किट में एक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और इसको उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखा गया है, यानी फैराडे ने ये देखा कि जब हम इसमें टैपिंग की के हेल्प से, यानी जब टैपिंग की को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं तब क्या होता है कि करंट इस तरह से फ्लो होना स्टार्ट करती है। और जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट करते हैं यानी करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें जाती है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होता है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता है वैल्यू, जिसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस्ड होती है। और इसमें जो हमारा जो नीडल होता है मैग्नेटिक, जैसे कि सबसे पहले ये ऐसे स्ट्रेट रहता है, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज होना स्टार्ट करती है, की को हम दबाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज होती है, तो ये वाली जो करंट है यानी ये वाली जो नीडल है ये एकदम सीधा न रह के ये थोड़ी सी इस डायरेक्शन में हो जाती है बेंड, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें करंट इंड्यूस्ड हो जा रहा है। और लेकिन जब हम इसको टैपिंग की को दबा ही रह जाते हैं तो इस करंट में कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी करंट हमेशा कांस्टेंट हो जाती है, कॉन्स्टेंटली इसमें फ्लो होना स्टार्ट कर देती है। और जब करंट कांस्टेंट होगी, करंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होगी तो अब इसके बाद हमें डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा, जहां पे है वहीं पे रह जाएगा। लेकिन फिर जब हम क्या करेंगे कि इस टैपिंग की को ओपन कर देंगे, यानी इसको खोल देंगे, तो उस केस में क्या होगा कि अब करंट धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी। यानी जो हाई करंट फ्लो हुई है, अपने हायर लेवल को अचीव की है, उस लेवल से अब धीरे 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 ये डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होगी तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, क्योंकि बी डिपेंड करता है आई पे। आई अगर घटेगी तो बी घटेगा, तो बी का वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगता है, तो इसमें बी का वैल्यू कम होने लगता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू कम होने लगती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होने लगती है। और मैग्नेटिक फील्ड जब कम होंगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ जनरेट होगा तो करंट का भी, यानी अब ये यहाँ पे आ गया था तो अब धीरे धीरे ये इधर की तरफ आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट इस डायरेक्शन में, यानी करंट का फ्लो क्लॉकवाइज हो जाएगा, या सपोज करो कुछ एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। और फिर जब हम इसको धीरे धीरे करंट का वैल्यू कम होगा, टैपिंग की को क्लोज करेंगे, तो उस केस में टैपिंग की को जब ओपन करेंगे तो फिर ये जो डिफ्लेक्शन है ये इस डायरेक्शन में दिखाना शुरू कर देगा। इसका मतलब इसमें हमें मूवमेंट दिखाई देगी गैल्वेनोमीटर के नीडल में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें करंट के वैल्यू को चेंज करने से इसमें का भी करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसमें भी करंट का कुछ करंट प्रोड्यूस हो रहा है बिना किसी बैटरी का यूज किए। यानी इसमें हम बैटरी का यूज कर भी नहीं रहे हैं, फिर भी इसमें करंट का वैल्यू स्टार्ट हो जा रहा है, फ्लो ना करंट इसमें फ्लो ना स्टार्ट हो जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे इसकी वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे हमने कोई रिलेटिव मोशन नहीं किया, यानी इस कॉइल को हमने आगे पीछे नहीं किया है। फिर भी क्या हो रहा है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो हो रही है, और ये गैल्वेनोमीटर इसका जीता जागता सबूत है। उसी टाइप से ये वाला, यानी सेम यही प्रोसेस यहाँ पे है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे टैपिंग की को क्लोज करते हैं तो करंट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती है। अब बहुत तेजी से जब इंक्रीज करती है तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज होता है, और यही मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में इंटर करता है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उस केस में इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा तो इसमें करंट का वैल्यू शो करेगा। और जैसे ही हम इसको ओपन कर देंगे, यानी टैपिंग की को ओपन कर देंगे, तो उस केस में करंट का वैल्यू डिक्रीज होगा, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी, धीरे धीरे कम हो जाएंगी। पहले 5 थी तो 4 हो जाएगी, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 आ जाएंगी। तो ऐसे इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होने से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो बाई changing current in one coil we can also produce the EMF in the second coil, and due to EMF in the second coil current is also produced in the second coil। तो इस केस में हम बाय द चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ पे दूसरे कोइल में एक इंड्यूस्ड करंट का फ्लो करा सकते हैं। तो ये जो थे 3 मेथड्स से जिसके हेल्प से हम लोग इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू, ईएमएफ का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी फाइंड नहीं, यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि ईएमएफ भी जनरेट हो सकता है और करंट भी जनरेट हो सकती है इन 3 मेथड से। दोस्तों 3 तरीकों से, यानी देयर आर 3 वेज टू जनरेट ईएमएफ इन अ सर्किट। यानी एक सर्किट में अगर हमें ईएमएफ जनरेट करना है तो इसके 3 तरीके। पहला क्या है, अगर हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है तो उसमें क्या करेंगे कि किसी मैग्नेट को जब हम आगे या पीछे लेके जाएं तो इसमें ईएमएफ का जनरेशन हो जाएगा, यानी ड्यू टू रिलेटिव मोशन। ठीक। दूसरा ये है कि सपोज कीजिए कि ये कॉइल है और इस कॉइल को हमने एक घुमावदार, यानी कोई घुमाने वाला, सपोज कीजिए इसको घुमाने वाला कोई है, तो उस घुमाने वाले से इसको हमने सपोर्ट में ले लिया और यहाँ पे हमने एक मैग्नेट को रेस्ट में रख दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये रेस्ट में और ये रोटेट कर रहा है। तो अगर ये रोटेट करेगा तो इसके रोटेट करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये हमेशा इसमें क्या होंगी, चेंज होंगी। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वैल्यू इसमें चेंज होता रहेगा, तो जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होगी, ईएमएफ जनरेट होने की वजह से। दूसरा ये है दोस्तों कि तीसरा ये है कि अगर हमारे पास एक कॉइल है और इसमें अगर हम क्या कर रहे हैं कि
टैपिंग की लगा दिए हैं और करंट के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो इसमें मैग्नेटिक, इसमें करंट का वैल्यू जब चेंज होगा तो उसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जब चेंज होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो इन 3 वेज से, 3 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक यानी ईएमएफ का जनरेशन कर सकते हैं और इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर हम क्या करें कि इस सर्कुलर कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का मतलब क्या, इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बार बार चेंज करें। तो बार बार अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे तो इसमें जनरेट होगा एक ईएमएफ, और ये ईएमएफ जनरेट होने की वजह से इसमें क्या होगा कि एक इंड्यूस्ड करंट का जनरेशन होगा, यानी एक इंड्यूस्ड करंट इसमें से फ्लो होना स्टार्ट कर देगी। और जब ये करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगी तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर इसका डिटेक्शन करेगा, बताएगा कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रही है। तो ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज हो रही है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल चेंजेस, देन एन ईएमएफ जनरेट्स इन द कॉइल। तो इसमें इस कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट होगा, और यही ईएमएफ जनरेट होगा तो वहां से एक कॉइल इंड्यूस्ड, या वहां पे एक करंट इंड्यूस्ड होगी। तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू, और इसके थ्रू ईएमएफ तब तक जनरेट होता रहेगा जब तक हम इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे। जैसे ही हम इस मैग्नेट को रेस्ट में डाल देंगे, यहाँ पे रेस्ट में रख देंगे, तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो चेंज नहीं होंगी। अगर 10 पहले थी, यानी अगर हम यहाँ पे इसको रेस्ट में लाकर रख देंगे तो 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पहले जा रही है तो बाद में भी 10 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं जाएंगी। इसका मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी तो उस केस में हमारा फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो नेसेसरी कंडीशन होगा कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्या करेगी, ईएमएफ जनरेट करेगी, जनरेट्स ईएमएफ। अगर ईएमएफ जनरेट होगा तो कब होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार क्या हो रही होगी, चेंजिंग हो रही होगी। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंजिंग नहीं हो रही है तो ईएमएफ भी नहीं प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये जो हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ है, ये यही कहता है कि अगर हम कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, जब तक चेंज कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स तब तक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया तो उस केस में ईएमएफ भी जनरेट होना, प्रोड्यूस होना उसमें बंद हो जाएगा। यानी अगर हम इसको रेस्ट में रख दे रहे हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होगी, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो उस केस में ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, और ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर कोई डिटेक्शन शो नहीं करेगी। तो ये हो गया हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो दोस्तों अब बारी आ गई है फैराडेज सेकंड लॉ की। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं फैराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है। फैराडे सेकंड लॉ बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, यानी जो फर्स्ट लॉ में बताया गया था कि जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस मैग्नीट्यूड को बताने के लिए जो फेमस साइंटिस्ट फैराडे थे उन्होंने अपना सेकंड लॉ पेश किया। तो सेकंड लॉ क्या कहता है इनका, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, यानी इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू क्या होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये जो हमारा ईएमएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा, जब हम इसको आगे पीछे करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब चेंज होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वही चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी फ्लक्स सपोज कीजिए कि पहले अगर T1 टाइम हो रहा है तो इसका फ्लक्स अगर ∅1 है, और T2 टाइम हो रहा है तो इसका फ्लक्स क्या हो गया ∅2, यानी फ्लक्स में इसमें क्या आ गया, चेंजिंग आ गया। तो जब चेंज इन फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स करेंगे और उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और यही ईएमएफ उसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ∅2 माइनस ∅1 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम ऐसे यहाँ पे T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो एवरेज ईएमएफ होगा, जो ईएमएफ यहाँ पे आएगा वो एवरेज ईएमएफ होगा,
और एवरेज ईएमएफ ई इक्वल्स टू हो जाएगा, ई एवरेज इक्वल्स टू का जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा माइनस के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और प्रैक्टिकली के का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ई एवरेज का जो वैल्यू हो जाएगा वो माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और इस ईएमएफ का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम इसमें बढ़ाएंगे तो हमारा कॉइल का ईएमएफ भी बढ़ेगा, और नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर देंगे तो हमारा ईएमएफ कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ई एवरेज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इफ कॉइल हैज एन टर्न्स देन ई एवरेज जो हो जाएगा वो इक्वल होगा माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के। तो यहाँ पे हमें मिल गया एवरेज ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट यानी कॉइल। इसी को हम कहते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। और इस फैराडेज सेकंड लॉ में ये हमारा ईएमएफ जो आया है ये एवरेज ईएमएफ है। इसी एवरेज ईएमएफ को अगर हम इसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ फाइंड करना चाहते हैं तो जो हमारा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो होगा वो इक्वल हो जाएगा माइनस एन, और जहां डेल्टा है उसको हम कर देंगे डी फाई अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को इसे डिनोट करेंगे, और माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। और यहाँ पे जो हमारा निगेटिव साइन है, इस निगेटिव साइन को बताने के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे लेंस लॉ। लेंस लॉ हमें बताएगा कि जो हमारा निगेटिव साइन है वो ईएमएफ के लिए क्यों यूज हुआ है। ठीक दोस्तों।